बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोधरा का एक ऐसा पंसार जिसके पास औरतों का रश रहता था। उसके बारे में मशहूर था कि जो भी औरत उससे दवाई लेती है वो दोबारा से नौजवान और कुंवारी हो जाती है। मैं उसके पास गई क्योंकि मैं कोठा चलाती थी और उस दवाई से अपने काम में मुनाफा हासिल करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उसकी वो दवाई खाई, कांप उठी, क्योंकि मैं अपने कमरे की खिड़की में उदास सी बैठी हुई थी। हर सू अंधेरा फैल चुका था। मैं सामने वाले मकान में आते जाते लोगों का रश देख रही थी। हमारे इलाके में उसको कोठा नहीं बल्कि मकान कहा जाता है, क्योंकि वहां कोई भी आना जाना पसंद नहीं करता था। वो कोठा एक बंजर जमीन की मानद था। दरअसल रौनक तो हमारे कोठे में लगा करती थी। लोग कहा करते थे कि जेबा के कोठे में तो शायद कोई मकनतीस लगा है जो लोग उसकी जानिब खींचे चले आते हैं। मैं उन दिनों बहुत मान किया करती थी, सातवें आसमान पर रहा करती थी। मगर अब जब सब कुछ रेत की मानंद मेरे हाथों से सरक गया है तो अब मुझे एहसास हुआ है कि नजर बरहक होती है। न जाने किस वेरी की नजर मेरी कोठी की रौनकों को खा गई थी। बहुत दिनों से हमारा धंधा बहुत ही मंदा चल रहा था, यहां तक कि मेरे पास अपनी रक्कासाओं को देने के लिए पैसे भी नहीं थे। आसपास फैला अंधेरा मेरे वजूद पर डेरे डाल रहा था। अम्मी अक्सर कहा करती थी कि उदासी एक तवाइफ ज़ादी की आधी मौत है। तवाइफ का क्या काम भला उदासी से? उसे तो चाहिए कि मरते दम भी अपने लबों पर कोई मधुर सा गीत रखे। मैंने हमेशा अपनी अम्मी की बात मानी थी, अब भला ये कैसे न मानती। मैंने अपने वजूद से मायूसी और उदासी के बादल झाड़ने के लिए खुद को सजाना संवारना शुरू कर दिया था। मैंने अपनी सुर्ख रंग की बनारसी साड़ी पहन ली जो मैं किसी बहुत ही बड़े शो में पहनकर जाया करती थी। मैंने खुद को खूब सजाया था, मगर अब भी किसी चीज की कमी थी, और वो थे गजरे और फूल। मैंने सुर्ख रंग की लिपस्टिक लबों पर लगाकर अपने मेकअप का आखिरी टच दिया था और फिर बाहर निकल आई थी। मेरे उस लाउंज में जहां हर वक्त बड़ी रौनक लगी रहती थी, आज मुंह लटकाए बैठी रक्कासाएं इधर उधर गिरी पड़ी थी। मुझे तैयार देखकर जैसे सबकी जान में जान आ गई थी। मुझसे कहने लगी, ज़ेबा जी, क्या आज हमारे कोठे पर कोई शो है? कोई नाच गाने का प्रोग्राम है? मैंने नफी में सर हिला दिया और बोली, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस यूं ही तैयार हो गई हूं, क्योंकि तैयार होने पर हमारा पूरा पूरा हक है। अगर ग्राहक नहीं आते तो क्या हमें मर जाना चाहिए? आप सब भी उठो और मुंह हाथ धोकर नाच गाने की तैयारी करो। हम आज अपने लिए नाचेंगी। मैं इतना कहकर शोके के पास आ गई थी। शोका इस बदनामी जमाना गलियों में उन वक्त से फूलों की रेडियां लगा रहा था जब मैं बहुत ही छोटी थी। तब मेरी अम्मी उसकी पक्की गाहक हुआ करती थी और अब मैं उससे फूल खरीदा करती थी। शोका अब बूढ़ा हो चुका था। वो झोलियां उठा उठा कर दुआ करता था कि ज़ेबा को अपने काम में तरक्की मिलती रहे, ताकि मुझे 2 वक्त की रोटी के लिए दरबदर ना होना पड़े। मुझे देखकर शोके के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वो कहने लगा, ज़ेबा जी, आज तुमने बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया। मैंने मुंह लटका लिया और बोली, हाँ, अब मैंने फूलों का क्या करना है? मेरा धंधा तो डूबता हुआ महसूस हो रहा है। पहले तो शोके तू मेरे लिए बहुत दुआ किया करता था, अब शायद तुमने दुआ करना छोड़ दी है, क्योंकि सामने वाले मकान पर काफी रश रहने लगा है और मैंने सुना है कि वो लोग भी तुमसे ही फूल खरीदते हैं। अब जब एक कोठा बंद हो गया और दूसरा उरूज पर पहुंच गया है तो तुम्हें ज़ेबा के लिए दुआ करना भी याद नहीं रहा होगा, क्योंकि तुम्हारी रोजी रोटी तो बंद नहीं हुई ना। शोके के चेहरे पर उदासी फैल गई थी। वो कहने लगा, ये कैसी बात कह दी ज़ेबा जी? शोका सब कुछ कर सकता है मगर एहसान फरामोशी नहीं कर सकता। मुझे आज भी वो दिन याद है जब आपकी वालदा ने मुझे यहाँ फूल बेचने की इजाज़त दी थी। मैं तो आज भी आपके लिए बहुत दुआ करता हूँ। मैं बोली, अच्छा, अगर दुआ करते हो तो कबूल क्यों नहीं होती? असर नहीं रहा तुम्हारी दुआओं में क्या? हमारे ग्राहक भी अब सामने वाले मकान में जाने लगे हैं। शोके ने इधर उधर देखा और फिर बोला, आपको क्या पता वो लोग कितने पापड़ बेल रहे हैं? यूं ही बैठे बिठाए नहीं मिल जाता इंसान को सब कुछ। सामने वाले कोठी की नायिका अपनी तमाम रक्कासाओं को बारी बारी एक पंसार के पास लेकर जाती है। उस पंसार के पास कोई ऐसी दवा है जिसे इस्तेमाल करते ही औरत जवान और कुंवारी हो जाती है। मैं तो शोकी की बात सुनकर ही दंग रह गई थी और बोली, तुमसे किसने कह दिया ये सब? वो बोला, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। हसन आरा फोन पर किसी से बात कर रही थी और कह रही थी कि आज मैं एक और लड़की को पंसार के पास लेकर आऊंगी। मेरी बाकी लड़कियां तो जवान हो गई हैं,
सब ग्राहक उनके दीवाने हो गए। मुझे ये सब बातें बड़ी अजीब लग रही थी। मैं बोली, शोके, ऐसा मुमकिन नहीं है। गई जवानी भी भला कभी वापस आई है? शोका हंस दिया और बोला, ज़ेबा जी, आप भी किस दुनिया में रह रही हैं? आजकल तो लोग अपनी शक्लें, रंग और क्या कुछ नहीं तब्दील करवा रहे। ऐसे दौर में तो सब कुछ मुमकिन है। और फिर सामने वालों की रौनक तो आपने देख ही ली है। क्या उनके पास सुर्खाब के पर आ गए हैं जो रातों रात उनकी चांदी हो गई है? इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है ना। शोका शुरू से ही हमारा वफादार था। वो मेरे साथ बिना लगी लपटी बात किया करता था। मैं बोली, अच्छा शोके, अगर ऐसा ही है तो मुझे भी उस पंसार के बारे में बताओ। कारोबार का बहुत बुरा हाल है। मुझे तो यही लगता है कि मेरी तमाम रक्कासाएं मुझे छोड़कर भाग जाएंगी। इससे पहले पहले ही कुछ हो जाए तो अच्छा है। शोका कहने लगा, अभी मुझे उस पंसार के मुतालिक कुछ भी इल्म नहीं है, मगर तुम बेफिक्र हो जाओ। मैं कैसे भी करके सारी मालूमात तुम्हें फराहम कर दूंगा। मैं उसका शुक्रिया अदा करके वापस आ गई थी। सारी लड़कियां सज धज कर बैठी हुई थी। मैं उनकी जानिब देखकर मुस्कुरा दी और बोली, फंक्शन शुरू करो। तब मेरी एक लड़की कहने लगी, ज़ेबा जी, क्या हम अब आपस में ही नाचती फिरेंगी? कोई इस कोठे का रुख नहीं करेगा क्या? अगर ऐसे ही हालात रहे तो हम सड़क पर आ जाएंगी। खाना खाने के लिए भी भीख मांगना पड़ेगी। मैं बोली, तुम फिक्र मत करो, मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम लोगों को इस बात की गारंटी देती हूं कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा दिल ये सब बातें सुनकर टूट चुका था। मैं बोली, चलो तुम लड़कियां हल्ला गुल्ला करो, मैं आगे का लायामल बनाती हूं। इतना कहकर मैं अपने कमरे में आ गई थी। मैं मुस्तकबिल के बारे में क्या खाक सोचती, मेरा तो खुद का दिमाग माफ हो चुका था। मैं कुछ भी सोचने और समझने के काबिल नहीं रही थी। एक लड़की मेरे लिए खाना ले आई। मैंने खाना खाया और लाइट बंद करके सोने के लिए लेट गई थी। सुबह वक्त पर ही आंख खुल गई थी। एक जमाना था कि हमें दिन और रात में कोई तमीज ही नहीं रही थी। हमारे यहां रात जागती थी और दिन सोता था, मगर अब ऐसा नहीं था। अब यहां रात भी सोती थी और दिन भी सोता था। लड़कियां तो सारा सारा दिन सोई रहती थी, लेकिन अब मैं बहुत जल्दी बेदार हो जाया करती थी। मैं सारा सारा दिन कोठे में बदरूहों की तरह फिरती रहती थी। आज भी उठकर मैं नीचे चली आई थी। मुझे इल्म था कि शोका इस वक्त तक जा चुका होता है। वो सारी रात ड्यूटी देता है और फिर सुबह सवेरे ही वापस चला जाता है। लेकिन मुझे अब हसन आरा वाले पंसार के मुतालिक हर हाल में मालूमात हासिल करना थी। इसीलिए नीचे आ गई कि शायद आज शोका वापस ना गया हो, अभी तक किसी काम के सिलसिले में यहीं खड़ा हुआ हो। मगर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, तो आज भी नहीं हुआ था। शोका जा चुका था। मैं उदास खड़ी इधर उधर देख रही थी। तब मेरी नज़र पान वाले पर पड़ी थी। हमारे यहाँ पान की दुकान 24 घंटे ही खुली रहती थी। मैं उसके पास चली गई और बोली, एक पान तो लगा दो। पान वाला मेरी पसंद से वाकिफ था, इसीलिए कुछ भी पूछे बिना अपने काम में मसरूफ हो चुका था। मैं उससे बात आगे बढ़ाने की खातिर बोली, आजकल तो तुम लोगों के हालात भी अच्छे नहीं होंगे। कोई हमारे कोठे की जानिब रुख जो नहीं करता। तुम लोगों की भी कोई आमदनी नहीं होती होगी, तो तुम लोगों की भी कोई आमदनी नहीं होती होगी। पान वाला मेरी तरफ देखने लगा और बोला, नहीं ज़ेबा जी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल दूसरा कोठा अब काफ़ी चल निकला है, इस वजह से हमारे काम पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं बोली, अच्छा, अब ऐसा क्या हो गया है जो उनका काम चल पड़ा है? पहले तो वहां का कोई रुख भी नहीं करता था। पान वाला बोला, ज़ेबा जी, मैंने सुना है कि हसन आरा भी पंसार के पास जाती है, जो लोगों की काया पलट देता है। मैंने अचंभे का इजहार किया और बोली, कैसा पंसार वाला? उसके पास ऐसा क्या जादू है कि लोगों के कोठे निकल पड़े हैं? वो कहने लगा, नहर वाले पुल के पास ही कहीं एक पंसार वाले ने अपना कारोबार खोला है। वो जिस औरत को भी दवाई देता है वो जवान और कुंवारी हो जाती है। मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मुझे उस पंसार वाले का पता मिल चुका था। मैं बोली, कौन सी जगह है जहां वो बैठता है? पान वाला कहने लगा, मुझे सही तौर पर तो इल्म नहीं है कि वो कहाँ होता है, बस इतना पता है कि पुल पर बैठता है। ये भी सुन रखा है कि उस पंसार वाले के पास हर वक्त लोगों की भीड़ लगी रहती है। पर्ची लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, और पर्ची पर भी जो नंबर लिखा होता है वो हफ्ते बाद ही आता है। मैंने सर हिला दिया था। मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही थी। मैंने पान लिया और कोठे पर जाने के बजाय अपने इलाके से बाहर आ गई थी।
मैंने रिक्शा पकड़ा और बोली कि मुझे नहर वाले पुल पर जाना है। मेरी बात सुनकर रिक्शे वाला मुस्कुरा दिया और बोला, लगता है पंसार वाले की शोहरत आप तक भी पहुंच चुकी है। मैं झट से बोली, तुम्हें उसका पता मालूम है? रिक्शे वाला हंसकर बोला, मैं आपको ठीक उसी ठिकाने पर उतार दूंगा, बस किराया मुझे मुंह मांगा देना है। मैं हंस दी और बोली, इस चीज की तो तुम फिक्र ही ना करो। पंसार वाले का ठिकाना बहुत दूर था। बड़ी देर बाद मैं वहां पहुंची थी। रिक्शे वाले ने भी मुझसे अच्छा खासा किराया वसूल कर लिया था। आजकल तो वैसे भी गुर्बत छाई हुई थी, हाथ भी तंग था, मगर जबान जो दे चुकी थी, इसीलिए रिक्शे वाले ने जितने पैसों का तकाजा किया चुपचाप उसे थमा दिए थे। मैं उस ठिकाने पर आ गई थी। सच में बहुत ज्यादा रश था, मगर ये सोचकर मेरे अंदर सुकून उतर रहा था कि चलो कोई बात नहीं है, वक्त गुजर जाएगा, इंतजार की थोड़ी सी तकलीफ उठा लूंगी, मगर फिर आगे के मराहिल आसान हो जाएंगे, फिर से मेरे कोठे के वारे न्यारे हो जाएंगे। मैं 3 घंटे धूप में ख्वार होती रही थी। फिर कहीं जाकर मुझे एक पर्ची मिली थी। उस पर्ची पर नंबर देखकर तो मैं दंग ही रह गई थी। पूरे 2 हफ्ते बाद का नंबर मिला था मुझे, और 5,000 फीस भी एडवांस ले ली थी। मैं वापस आई तो कोठी की सभी लड़कियां जाग गई थी, मुझसे इस्तफसार करने लगी। मैंने कह दिया कि मैं तुम लोगों की मुस्तकबिल को रोशन बनाने गई थी। हर लड़की तुक्के लगा रही थी कि न जाने मैं क्या करके आई हूं। एक लड़की ने तो इतना भी कह दिया कि मुझे तो यही लगता है कि आप कहीं और शिफ्ट होना चाहती हैं। मैं हंसकर बोली, बस तुम देखती जाओ, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, हमारे अच्छे दिन अब आने ही वाले हैं। सब लड़कियां मुतमईन हो गई थी, मगर मुझे किसी तौर चैन नहीं पड़ रहा था। हर गुजरते दिन के साथ मेरी परेशानी में इजाफा होता जा रहा था। ऐसा लगता था जैसे हमारे कोठे के आगे किसी ने बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी हो। अब तो ये किसी को नजर ही नहीं आता था। पहले तो फिर भी एक आधा हमारा पुराना तमाशबीन कोठे की जानिब आ ही जाता था, और वो भी हम पर एहसान जताता था कि इस कोठे में अब कुछ रखा तो नहीं है, फिर भी मुरव्वत के मारे आपकी जानिब आ जाते हैं। अब आपको बिल्कुल छोड़ भी तो नहीं सकते ना। मैं ऐसी बातें सुनकर बस मुस्कुराती रहती थी। मुझ में अब इतनी हिम्मत भी नहीं होती थी कि उनसे सवाल कर लूं कि सब कुछ तो यही है, हमारी तवाइफें, रकासाएं, गवैये, तो फिर बदला क्या है? खैर, जो लोग पहले आने की जहमत करते थे अब तो उन्होंने भी आना छोड़ दिया था। मुझे तो यही लगने लगा था कि मुझे सारी लड़कियां छोड़कर चली जाएंगी और मुझ पर फाकों की नौबत आ जाएगी। आज भी मैं अपने कमरे की खिड़की में बैठी सामने वाले कोठी की रौनक देखते हुए पुराने वक्तों में लौट गई थी। मैं जवान थी और बहुत हसीन भी। अम्मी ने मुझे बहुत बड़े उस्तादों से ट्रेनिंग दिलवाई थी। मैं बहुत अच्छी रक्कासा बन चुकी थी। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैंने पहली बार रक्स किया था तो फर्श पर हर तरफ नोट ही नोट थे। इतना पैसा मुझसे पहले कभी किसी पर निछावर नहीं किया गया था। अम्मी ने मुझे अपने गले से लगा लिया था और कहने लगी थी कि मेरी सोने की चिड़िया हो तुम। मैंने इसी दिन के लिए तो तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। अब तुम मेरे कोठे की रानी बनोगी, तुम मेरे बुढ़ापे का सहारा बनोगी। आज मुझे इस बात का खौफ खत्म हो गया है कि मैं भूख अफलास से ना मर जाऊं। अम्मी की बात सुनकर मेरे अंदर कई सवालों ने जन्म लिया था। मैं बोली, अम्मी, अगर आपको यही डर था कि बुढ़ापे की उम्र में कोई आपका सहारा नहीं होगा तो आपने दूसरी शादी क्यों ना कर ली? अम्मी के माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगी, खबरदार मेरे सामने दोबारा शादी का नाम भी मत लेना। मैं जानती हूं इन मर्दों को, ये सब धोखेबाज होते हैं। तुम जानती हो ना तुम्हारे बाप ने मेरे साथ क्या किया था। जब मेरा उरूज था तब उसने मुझे प्यार के धोखे में डालकर मुझसे शादी कर ली। मेरे साथ 1 साल तक खूब ऐश की, और जब तुम पैदा होने वाली हो गई तो ये कहकर मुझे तलाक दे दी कि हम तो खानदानी चौधरी हैं, मैं तुम जैसी औरत से अपनी नस्ल आगे नहीं बढ़ा सकता। और तलाक इसलिए दे रहा हूं कि अगर मेरे वालिद को पता चल गया कि मैंने एक तवाइफजादी से शादी की है तो वो मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। उस दिन मुझे इल्म हुआ था कि मर्द हमेशा औरत को बेवकूफ़ बनाता है। मैंने भी ठान लिया था कि झूठे प्यार का नाटक सबके साथ करूंगी और अपनी जेब भरूंगी। मैंने इस फॉर्मूले पर अमल किया था। अब देखो ना, मेरे पास सोने और चांदी के जेवरात का ढेर लगा हुआ है। कहते हैं कि दौलत के कुएं भी हों तो खाली हो जाते हैं, इसीलिए मुतफक्किर थी। मगर मेरे पास अब भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। तुम भी मेरे तरीके पर अमल करना और जिससे जो कुछ हो सके बटोर लेना। ये जो इज्जत देने का वादा करके शादी कर लेते हैं ना हम जैसी औरतों से,
ये हमें रोल देते हैं। कभी इनके बहकावे में मत आना, नहीं तो बहुत पछताओगी, सड़क पर आ जाओगी, बुढ़ापा खराब हो जाएगा। कम अज कम कोठे में तुम्हारा बुढ़ापा तो महफूज होगा। जब तुम काम करने की सलाहियत खो बैठोगी तो दूसरी लड़कियों को ले आना, वो तुम्हारा सहारा बन जाएंगी। बाहर की दुनिया में तुम्हें हर कोई ऐब भरी निगाह से देखेगा। मर्द तुमसे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और औरतें तुमसे नफरत करेंगी। मैंने अपनी अम्मी की बात पल्लू से बांध ली थी। मैंने अपना बुढ़ापा महफूज करने की ठान ली थी। मेरे रक्स की मशहूरी हर जानिब हो गई थी। दूर दूर से लोग बस मेरी एक झलक देखने के लिए आते थे। रुपए पैसे की बारिश कर दी जाती थी मुझ पर। तोहफे में कभी सोने का हार मिलता तो कभी कंगन। मेरे वारे न्यारे थे। मैं आसमानों में उड़ रही थी। तभी मेरे साथ कुछ बहुत ही बुरा हो गया था। मुझे भी वो मर्ज लाहक हो गया था जो मेरी मां को हुआ था। इस मर्ज से सब कुछ तबाह हो जाता है। मैं हकीकत से वाकिफ थी, इसीलिए मैंने मोहब्बत से इस मर्ज का गला घोंट डाला था। हाय वो मेरा इश्क। एक शाहजेब नामी लड़का मेरे कोठे पर आने लगा था। बड़ा अमीर कबीर था वो। उसने अम्मी को बताया कि वो जद्दी पुश्ती रईस है। अम्मी ने मुझे कहा था कि सबसे ज्यादा पैसा वही निछावर करता है। उसने शहर की सबसे महंगी जगह पर मुझे कोठी दिलवाने का वादा भी किया था। इसके एवज उसे मेरी एक रात चाहिए थी। अम्मी ने फैसला मुझ पर छोड़ दिया था। मुझे जब शाहजेब की ख्वाहिश का पता चला तो मेरा दिल 100 किरचियों में बट गया था। उसने मुझे कितना हकीर जाना था ना। मैंने उसकी ऑफर ठुकरा दी थी, क्योंकि मैंने खुद से वादा किया हुआ था कि मैं कभी हराम काम नहीं करूंगी। मेरे इस इनकार ने शाहजेब को मेरा शैदाई बना दिया था। मैं भी तो उसके इश्क में पागल थी, मगर अपने अंदर के जज्बात को मार कर बैठी हुई थी। उसने अम्मी से मेरा हाथ मांग लिया था। वो मुझसे शादी करना चाहता था। एक बार फिर से अम्मी ने फैसला मुझ पर छोड़ दिया था, मगर इस बार वो कहने लगी कि सोच लो, तुम इस लड़के से शादी करके सब कुछ गंवा दोगी। तुम्हारे उरूज को जवाल आ जाएगा। अब जो ये लोग तुम्हारी एक झलक देखने के लिए मरे जाते हैं, फिर जब तुम इनकी नजरों से ओझल हो जाओगी तो इनके दिलों को भी करार आ जाएगा। तब तक इस लड़के का दिल तुमसे भर जाएगा। वो तुम्हें छोड़ देगा। तुम खाली हाथ वापस आ जाओगी। तब लोग तुम्हारा रक्स देखना भी पसंद नहीं करेंगे, मगर तुम पेट के खातिर मजबूर हो जाओगी और तुम्हें एक रकासा से तवाइफ बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ऐसे में तुम अपने बुढ़ापे के लिए कुछ भी बचा नहीं पाओगी। तुम रुल जाओगी। इन लड़कों की मोहब्बत कुछ नहीं होती, ये हमें पागल बनाते हैं बस। मेरा दिल भी हुमक हुमक कर शाहजेब की जानिब ही जाता था, मगर मैं अम्मी की तमाम बातों से सहमत थी। मैंने अपने दिल की ख्वाहिश पर मजबूरी का पांव रखकर उसे कुचल डाला था। मैंने शाहजेब से शादी से इनकार कर दिया था। कुछ माह वो मेरी खातिर कोठे पर आता रहा था। जब उसने आना तर्क कर दिया तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं भरी दुनिया में तन्हा रह गई हूं। तमाशबीनों में जब मुझे उसकी सूरत दिखाई नहीं देती थी तो रक्स से भी जी उठ जाता था। और फिर उसका अंजाम यह हुआ कि मुझे सख्त बुखार ने आन लिया था। मैंने 1 हफ्ता आराम किया था, या यूं कहूं कि अपनी मोहब्बत की मौत की इद्दत मनाई थी। उसके बाद फिर से मैंने काम शुरू कर दिया। मैंने खूब पैसा बनाया था। हमारे कोठे के सामने एक नया कोठा भी बन गया था। सबको यही डर था कि हमारे तमाशबीन उधर जाने लगेंगे, मगर मेरी अदाओं ने उन्हें ऐसा बांधा था कि वो हमारे कोठे को छोड़कर नई चीज की जानिब जा ही नहीं सके थे। नए कोठे को वीरान से मकान का नाम दे दिया गया था। बहुत से साल वो कोठा जवाल पजीर रहा था। इस दौरान बहुत कुछ बदल गया था। अम्मी का इंतकाल हो गया। पुरानी रक्कासाएं और तवाइफें अब बूढ़ी होकर रिटायर हो चुकी थी। कुछ तो मेरे पास ही रह गई थी और कुछ अपने पैसों से जो उन्होंने जमा किए थे नकल मकानी कर ली थी। उनका यही कहना था कि अब वो मजीद हराम काम नहीं करना चाहती। वो दूर किसी ऐसे इलाके में चली जाएंगी जहां उनके माजी के मुतालिक कोई भी न जानता होगा। वो अपने इन पैसों से कोई दुकान वगैरह खोल लेंगी और फिर हलाल रोजी कमा कर खाएंगी। मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी थी। मैंने भी सोच लिया था कि मैं अपने बुढ़ापे में रिटायर हो जाऊंगी और सब कुछ छोड़ छाड़ कर हलाल की रोजी कमा कर खाऊंगी। ये बात मेरे जहन में आई तो मैंने भी पैसे जोड़ना शुरू कर दिए थे। मैं अब पक्की उम्र की होती जा रही थी। मैंने अपने कोठे पर मजीद लड़कियों को बुलवा लिया था। मैंने उनकी आला पाई की ट्रेनिंग करवाई थी। हर लड़की को इस कदर महारत दिलवा दी थी कि सभी टॉप पर जा रही थी। ऐसे में अब मेरा रक्स लोगों ने पसंद करना छोड़ दिया था। मैं भी पीछे होकर बैठ गई थी
और नई लड़कियों को आगे ले आई थी। अब मैं कोठी की इंतजामिया बन गई थी। मैंने अपने पैसों का हिसाब लगाना शुरू कर दिया था। मैं यहां से फरार होना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि उम्र के आखिरी हिस्से में हलाल का खाना है। तब एक ख्याल मेरे सहन में आया था कि जिन पैसों से मैं हलाल बिजनेस की बुनियाद रखना चाहती हूं वो तो हराम के ही थे ना। जो बुनियाद ही हराम पर रखी जाए वो कभी भी हलाल नहीं हो सकती। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं कोठी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, बल्कि यहीं पर अपनी सांसें दे दूंगी। मैंने अपने फैसले पर अमल किया था और इससे मुझे क्या हासिल हुआ? कुछ भी तो नहीं। बुढ़ापा तो मेरा यहां भी अच्छा गुजरने वाला नहीं था। मैं दिन रात यही बातें सोचती रहती थी। इसका असर यह हुआ था कि मैं हर चीज से बेजार रहने लगी थी। सारा सारा दिन अपने कमरे में बैठी रहती और फिर सरे शामी खाना खाकर सो जाती थी। अब जब रौनकें ही नहीं रही थी तो फिर मैंने जाकर क्या कर लेना था। यूं ही दिन गुजरते गए और फिर एक दिन मेरा नंबर आ ही गया था। मैं पंसार के पास दवा लेने के लिए चली गई थी। उसने कहा कि जवान और खूबसूरत होने के लिए ये फक्की रात के खाने के बाद खानी है और मुसलसल 1 हफ्ता इस्तेमाल करनी है। मैं बहुत खुश हो गई थी। वापस लौटी तो मैंने तमाम लड़कियों को अपने पास बुला लिया था और कहा था कि मैं तुम लोगों से कहती थी ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे हाथ एक जादू लग गया है। मैं पंसार से एक खास किस्म की फक्की लेकर आई हूं जिसके इस्तेमाल से तुम सब पहले से ज्यादा जवान और खूबसूरत हो जाओगी। उसके बाद मैं एक बड़ी सी दावत अपने कोठे पर रखूंगी और सबको मदऊ करूंगी। मुझे यकीन है कि ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बात सुनकर कोठे की तमाम लड़कियां बेइंतहा खुश हो चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे हमारी ईद हो गई हो। सबसे पहले मैंने ही वो फक्की खाने की ठानी थी क्योंकि मैं बहुत कमजोर सी हो गई थी। दिल भी बुझा बुझा सा रहने लगा था। मैं अगर ऐसे ही रहती तो फिर मेरे कोठे को कभी उरूज नसीब ना होता। मैं खुद को तंदुरुस्त और तवाना बनाना चाहती थी। रात के खाने के बाद मैंने वो फक्की खा ली थी। उससे मेरा सर चकराने लगा था। मैं तो अपने बिस्तर पर जाकर ही लेट गई थी। रात तो मैं जल्दी ही सो गई थी, मगर अगले दिन भी मेरी हालत अजीब ही रही थी। मुझे मालूम था कि ये सब फक्की की वजह से ही हो रहा है। जाहिर सी बात है, जब एक चीज आपके जिस्म में किसी किस्म की तब्दीली लेकर आएगी तो उसका कुछ न कुछ असर तो होगा ना। मैं अब सारा सारा दिन बेहोश रहती या चारपाई पर पड़ी रहती थी। मेरी लड़कियां इस फक्की से डर गई थी। मुझसे कहने लगी, ज़ेबा जी, मैं तो ये फक्की कभी नहीं खाऊंगी। मैं मुस्कुरा दी और बोली, जब मैं तुम सबके सामने जवान बनकर आऊंगी ना तो सारी की सारी ये फक्की तलब करने लगोगी मुझसे। खैर, दिन यूं ही गुजरते गए और मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती गई। यहां तक कि छठी रात मैंने वो फक्की नहीं खाई थी। मुझे ऐसा लगा था कि आज भी मैंने वो खा ली तो मेरा दिल बंद हो जाएगा। आज फक्की ना खाने की वजह से मुझे काफी सुकून था। नींद भी नहीं आ रही थी। बड़ी देर से सोने की कोशिश कर रही थी। फिर जब मैं सो न सकी तो अपने कमरे से बाहर आ गई। बाहर का मंजर देखकर तो मैं सकते में ही आ गई थी। मेरी सारी लड़कियां बन ठन कर कहीं जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। मैं एक तरफ को हो गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें पता चले कि मैंने उनकी चोरी पकड़ ली है। वो सारी लड़कियां जब मेन दरवाजे से भी बाहर निकल गईं तो मैं चबारे पर खड़ी हो गई थी कि आखिर ये सब जा का नहीं है। तभी वो सारी लड़कियां देखते ही देखते सामने वाले कोठे में चली गई थी। ये सब मेरे लिए नाकाबिल यकीन था। मेरी लड़कियां हसन आरा के कोठे में क्या करने गई थी भला? मैं ये जानना चाहती थी, इसीलिए अपने कोठे से निकलकर हसन आरा के कोठे में चली गई थी। वहां अभी महफिल का आगाज नहीं हुआ था, तैयारियां चल रही थी। तब हसन आरा मेरी लड़कियों से कहने लगी, कल तो तुम लोग नहीं आ सकोगी। कल फक्की के 7 दिन पूरे हो जाएंगे और उस फक्की में जो स्लो पॉइजन डाली गई है वो अपना काम दिखा देगी। ज़ेबा जी तबाही मौत मर जाएगी। किसी को इल्म भी नहीं होगा कि इसके पीछे हमारा हाथ है। तुम लड़कियां 3 दिन शोक मनाना और चौथे दिन से मेरे कोठे पर ही आकर बस जाना। ये बात सुनकर तो मैं थर थर कांपने लगी थी। तब मेरी एक लड़की नैना आरा कहने लगी, हसन आरा बेगम, आपने बिलावजह ही ज़ेबा जी को मारने की ठान ली, वरना हम उन्हें हर रात खाने में नींद की जो दवा मिक्स करके देते थे उससे वो सारी रात सोई रहती थी। सो उन्हें पता भी नहीं चलता था कि हम यहां आई हुई हैं। हसन आरा हंसकर बोली, मैं तुम लड़कियों को मुकम्मल तौर पर ज़ेबा से छीन लेना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। मेरी मौत की प्लानिंग की गई थी, इसीलिए मैंने हसन आरा के खिलाफ थाने में पर्चा दर्ज करा दिया था। पुलिस ने हसन आरा को गिरफ्तार कर लिया और दौरान तहकीक उसने ये इंकशाफ किया था
कि वो अपने कोठे की नाकामी की वजह मुझे समझती थी। मुझे नीचे दिखाने के लिए उसने मेरी लड़कियों को मेरे खिलाफ वर्गलाया कि मैं उन्हें ज़्यादा पैसे नहीं देती। हसन आरा ने मेरी लड़कियों को ज़्यादा पैसों को लालच देकर उन्हें अपना वफादार बना लिया था। अब वो हर रात मुझे खाने में नींद की दवा देकर खुद हसन आरा के पास चली जाती थी। हसन आरा ने मेरे कोठे के तमाशबीनों से ये कहा था कि मैंने और ज़ेबा ने इल्हाक कर लिया है, उसकी लड़कियां भी अब मेरे कोठे पर आया करेंगी, इसलिए ज़ेबा के कोठे पर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उसने पंसार वाले को भी अपने साथ मिला लिया और उसके ज़रिए मुझे जहर देने लगी थी। उसने मेरा पत्ता साफ करने की कोशिश की थी, मगर अल्लाह ने उसे बेनकाब करके मेरी ज़िंदगी बचा ली थी। कुछ ही दिनों में हसन आरा बड़े बड़े रईसों की कोशिशों से जेल से छूटकर बाहर आ गई थी। मैंने अपना कोठा बेच दिया है और दूर एक दुनिया बसा ली है, तन्हाई भरी जिंदगी। अब मैं सोचती हूं कि काश मैंने शाहजेब से शादी कर ली होती तो आज मैं तन्हा ना होती। बस फिर आखिर में इंसान के पास काश ही तो रह जाता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।